क्या आपको भी कभी हंसी आती है? तो अल्लाह ताला ने कहा, हाँ मुझे भी हंसी आती है। तो मूसा ने पूछा कि कब और कैसे हंसी आती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो मौके हैं कि जब वो मौके आते हैं तो मैं भी हंस पड़ता हूँ। पहला मौका वो है कि जब मैं किसी शख्स से कोई चीज़ छीनना चाहूँ और पूरी दुनिया वो चीज़ उसके पास रखना चाहे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये फैसला तो मैंने करना है और ये दुनिया कौन सी होती है, ये कौन लोग हैं जो मेरा फैसला अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और दूसरा मौका वो होता है जब मैं किसी को देना चाहता हूं और पूरी दुनिया उसके रास्ते में रुकावट बनना चाहती हो, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि देने वाला तो मैं हूं और ये कौन लोग हैं जो रास्ते में खड़े होकर कह रहे हैं कि इसको मत दो, इसको मत दो, इसको मत दो, तो मुझे हंसी आ जाती है। अब ये जो वाकया है कल का, जो एक बड़ा वाकया हुआ है उसके साथ बड़ा ही इसका ताल्लुक है, बड़ा ही रिलेटेड वाकया है उसके साथ। कल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक गेम चेंजर किस्म का मुआहिदा हुआ है। एक ऐसा मुआहिदा हुआ है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया कि ये इतनी बड़ी शिफ्ट एक रात के अंदर कैसे आ गई और अब तो दुनिया रीशेप हो रही है और ऐसी को रीशेपिंग हो रही है कि जो हजम करना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो गया। कल का जो एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, उसकी जो राइटर ने टाइटल दिया है वो बड़ा कमाल है। वो जो टाइटल है वो सब कुछ बता रहा है। टाइटल अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। राइटर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया, और साथ उसने एक छोटा सा नुक्ता लगाया, न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, यानी सऊदी अरेबिया और जोहरी तवानाई वाला पाकिस्तान, एक जोहरी एटम बम रखने वाला पाकिस्तान। उसके नीचे लिखता है कि साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इन दोनों ने, यानी एक सऊदी अरेबिया यानी कि बहुत अमीर सऊदी अरेबिया और दूसरी साइड पे एटम बम वाला पाकिस्तान, इन दोनों ने मिल के एक दिफाई मुआहिदा कर लिया। तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ बता रहा है आपको कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है और इतना पैसा है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके पास इतना मजमूई तौर पे पैसा नहीं। और पाकिस्तान के पास सलाहियत है, इतना बासलाहियत मुल्क है कि ये दुनिया में पहला इस्लामी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लिया, दुनिया इसको इंटरप्रेट इस तरह कर रही है। अब सवाल यह कि इस लेवल तक पाकिस्तान कैसे पहुंचा। देखें, मुझे आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ करनी पड़ेगी। और हमेशा जब भी किसी मुल्क के अंदर किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है तो उसको हमेशा चापलूसी के दायरे में डाला जाता है, हमेशा उसे तारीफ के बजाय खुशामद के खाते में डाला जाता है। और ये पाकिस्तान का अलमिया है। हम हमेशा तारीफ करने के लिए दूसरे आदमी के मरने का इंतजार करते हैं कि जब वो मरेगा तो फिर उसकी खूबियां बयान करेंगे, फिर उसकी तारीफ करेंगे। और मुंह पे ऊपर कहते हैं कि जी मुंह पे ऊपर तो तारीफ करनी नहीं चाहिए भाई। अगर मुंह पे तारीफ नहीं करनी और अगर आपने जिंदा शख्स की तारीफ नहीं करनी तो फिर उस तारीफ का क्या फायदा होगा। देखिए, कुछ हकाइक हैं, मैं चाहता हूं कि वो हकाइक आप अंडरस्टैंड करें। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान का फ्यूचर इन हकाइक के अंदर नजर आएगा। जनरल आसिम मुनीर साहब कौन थे? जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया था 2019 में, जब वो डीजीआईएसआई थे। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले डीजीआईएसआई थे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्ग्रेस करके इस ओहदे से फारिग किया था। और सबका ख्याल ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक क्लोज्ड फाइल हो गए, अब इनका कैरियर खत्म हो गया, अब फौज के अंदर ये मजीद तरक्की नहीं कर सकें। और ये गुजरांवाला में कोर कमांडर बन के चले गए और वहां पे फिर इनकी कोई खबर सामने नहीं आई और ऐसा लगता था कि पस मंजर में चले गए हैं। और इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब, जो इन दोनों का जो गठजोड़ है, वो पाकिस्तान को अगले 10 साल तक रूल करेगा। और जो जो शख्स इनके रास्ते में रुकावट बना या इनका मुखालिफ था या जिनको ये मुखालिफ समझते हैं, वो अब दोबारा सरफेस पे वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन आप देख लें कि एक शख्स जो रिटायर हो रहा था और चंद दिन रह गए थे रिटायरमेंट में, एक ऐसा कोई मुआवजा हुआ कि उस शख्स को आर्मी चीफ बना दिया गया। और इनको आर्मी चीफ बनाने के दरमियान जो जो रुकावटें आई वो भी हैरान कौन है। इवन इनके बारे में ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया और वो भी इदारे के अंदर से किया गया कि अगर आप आज उसे देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि इवन इनका फिरका तक बदल दिया गया और कोशिश की गई कि सऊदी अरेबिया जो आज इनके साथ खड़ा है उनका दिल खट्टा हो जाए और वो समझें कि इनका ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया के बजाय ईरान के साथ है। तो इन्हें ईरान के खाते में डालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये आर्मी चीफ बने। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा नहीं था, कोई शख्स नहीं था जो इनको आर्मी चीफ बनाना चाहता हो। इवन जो जनरल बाजवा साहब हैं उनकी तरफ से भी एक रिलेक्टेंसी का इजहार किया जा रहा था, वो भी रिलेक्टेंट थे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सिर्फ मियां नवाज शरीफ के अलावा सब लोग ये कह रहे थे कि इनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया हुआ था कि उन्होंने ये इज्जत देनी थी इनको, तो ये इज्जत इनको मिल गई। बिल्कुल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। उसके बाद जब ये आर्मी चीफ बने तो जिस तरह इमरान खान साहब ने यलगार की इनके ऊपर, जिस तरह ये सड़कों के ऊपर लेकर आए, जिस तरह इदारे के अंदर से लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे, जिस तरह जनरल फैज हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बताते रहे कि इस जगह पे आप अटैक करें और आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, इसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, इसका हमारे पास कोई हल ही नहीं है और ये वो हमारी सेंसिटिव नसें हैं जिनको अगर छेड़ा जाए तो हम बेबस हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स डटा रहा। और शुरू में इन्होंने जो तकरीरें की वो बड़ी हैरानकुन थी। ऐसा लगता था जैसे ये किसी गलत किस्म की पैराडाइज में रह रहे हैं और इनका हकाइक के साथ कोई ताल्लुक नहीं जो ये गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी, पाकिस्तान डूब रहा था, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा था। लेकिन एक शख्स था उस वक्त भी जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बिल्कुल फिक्र ना करें। उस शख्स का नाम जनरल आसिम मुनीर था।
बहरहाल उसके बाद 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वाकया है, इस टाइप का वाकया 1971 की जंग के बाद भी नहीं हुआ था कि कंटोनमेंट्स के ऊपर हमला हुआ हो या फिर शोहदा की यादगारें जो है उनको मिटाया गया हो या उसके ऊपर हमले किए गए हो। ये भी 9 मई को हो गया। उसके बाद सबका ख्याल ये था कि अब फौज के अंदर से रिवोल्ट हो जाएगी, एक इंकलाब आ जाएगा और ये लोग जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं ये सब जेलों में चले जाएंगे या फिर इनको हैंग कर दिया जाएगा या फिर इनको सजाए मौत हो जाएगी। लेकिन 9 मई का जो वाकया था वो भी देख लें, उसने पूरी टेबल टर्न कर दी। यानी जनरल आसिम मनीर साहब उसके बाद तगड़े भी हुए, अफवाज पाकिस्तान उठ के खड़ी भी हुई और उसे ये अंदाजा भी हो गया कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये पाकिस्तान के हामी नहीं है, इनको कोई और पावर है जो इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए 9 मई का जो वाकया था इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक वाकया था, लेकिन उसके अंदर से जो रिजल्ट निकले वो बड़े शानदार हुए और उन रिजल्ट्स ने पाक फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत भी किया और वो लोग जो रोज सड़कों के ऊपर होते थे उन सबको कमजोर कर दिया और अब वो सब जेलों में बैठे हुए हैं। तो आप जरा 9 मई के वाकये को देखें और फिर उसके रिजल्ट देखें। यानी बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे, किसी को फजीलत देना चाहे या किसी के ऊपर फजल करना चाहे तो 9 मई जैसे वाकया जो हैं वो भी उसके नताइज भी हैरान कर देते हैं पूरी दुनिया को। तो जनरल आसिम मनीर साहब को इसका फायदा हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि ईरान से मिसाइल दागा गया था पाकिस्तान के अंदर और उसका जो जवाब दिया था पाकिस्तान ने वो बड़ा हैरानकुन था। पाकिस्तान ने मिसाइल मार के ईरान को एक मरतबा बैकफुट पे कर दिया था और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दिया गया था। फिर उस वक्त जो टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की और ये उस जमाने में की जब ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके उन लोगों को निशाना बना सकता है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये जनरल आसिम मनीर ने उस वक्त किया। जब ये दोनों काम किए तो फिर दुनिया की आंखें खुली कि नहीं ये बंदा मुख्तलिफ है, ये घबराता नहीं है और आगे बढ़ता है। तो ये एक इंप्रेशन जो था उसने आने वाले दिनों में बहुत काम किया पाकिस्तान के अंदर। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे चलते जाएं तो ये जो वाकया हुआ नरेंद्र मोदी की शक्ल में, पहलगाम का वाकया हुआ। पहलगाम के वाकये के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। फिर इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल शहरों के अंदर अटैक कर दिया। यानी कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान के शहरों के अंदर कोई दूसरा मुल्क हमला कर देगा और नरेंद्र मोदी ने गलती कर दी और उसका जो नतीजा निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन वो याद है कि डीजीआईएसपीआर ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आपने जो करना था आपने कर दिया, अब आप हमारे जवाब का इंतजार करें। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारा जो जवाब है वो पूरी दुनिया को हैरान करेगा और फिर हमें किसी वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही हुआ। फिर जो पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को उसने वाकई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यानी पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ, पाकिस्तानी कौम जो थी उसकी यूनिटी पैदा हुई उसके अंदर और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हुआ और आज पूरी दुनिया इस मुल्क को सलाम पेश कर रही है। और वो जो फैसला था बड़ा ही मुश्किल फैसला था क्योंकि वो डू एंड डाई था। अगर ये फैसला गलत साबित होता तो आज शायद हम पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना होते, लेकिन एक शख्स ने यह फैसला किया कि हम इंडिया को हिलने नहीं देंगे, हम इसका जवाब देंगे। दुनिया रोकती रहेगी, अमेरिका रोकता रह गया, यूरोप रोकता रह गया, सऊदी अरेबिया जो हमारा भाई है वो रोकता रह गया, यूएई रोकता रह गया, कतर रोकता रह गया, लेकिन हमने ये फैसला किया कि नहीं, बस काफी हो गया। अब हमने साबित करना है कि हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम अपने साथ होने वाले इस किस्म के सलूक का बड़ा खौफनाक किस्म का जवाब देती। वो जवाब दिया और उसने पूरा टेबल टर्न कर दिया। इससे पहले एक और वाकया भी है जो मैं आपके सामने रखता जाता हूं और वो डोनाल्ड ट्रंप है। सबका ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा तो पाकिस्तान के मुश्किल हालात शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट करेंगे और इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में हैं और ये बाकायदा चाबी दे देंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए IMF के सामने भी खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप आया तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है या जो फौजी सफारतकारी है उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथ शामिल कर लिया। और यह वक्त भी आया कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मनीर, जिन्हें लंच की दावत दी गई व्हाइट हाउस के अंदर और बाकायदा व्हाइट हाउस में लंच की दावत देके उनके साथ कुछ निगोशिएशन भी की गई और ईरान के मामले में और अफगानिस्तान के मामले में इनकी रिपोर्ट, इनसे इनकी मदद भी ली गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसका एतराफ किया कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा एजुकेट किया क्योंकि ये इस पूरे खित्ते को हमसे बेहतर समझते हैं। और वहां से एक और टेबल भी टर्न हुआ। फिर उसके बाद आप ईरान के ऊपर इसराइल का हमला देख लें। जब ईरान के ऊपर इसराइल का हमला हुआ तो जो पाकिस्तान का रिजॉल्व था, जो पाकिस्तान का एटीट्यूड था, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने मौकफ रखा, जिस तरह ईरान का साथ दिया, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था और इतना जबरदस्त किस्म का साथ दिया कि ईरान के अंदर से तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे और ये पहली मर्तबा ईरान के अंदर से पाकिस्तान के लिए शुक्रिया के नारे लगे और आज पाकिस्तान और ईरान माजी के मुकाबले में इंतहाई करीब है। फिर उसके बाद आप कतर में देख लें, जब कतर के ऊपर हमला किया तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड सहमी हुई थी, लेकिन जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, जो दोहा के अंदर बैठ के जो बात की, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया पाकिस्तान के मौकफ ने और इस सफारतकारी ने भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। और सो फार सो एक रात के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ और वली अहद के साथ जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू ने एक ऐसा मुआहिदा करवा दिया कि जिसने पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी और पूरी दुनिया को शॉक पहुंचा दिया। तो ये सारा क्रेडिट बहरहाल आसिम मनीर का है, जनरल आसिम मनीर का, और हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा और साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हम ये कहते थे कि इमरान खान साहब बड़ा शानदार मुकद्दर लेके आए हैं। मुझे लगता है कि जनरल आसिम मनीर इनसे भी बड़ा शानदार मुकद्दर लेकर आए हैं क्योंकि कोई भी जो पुट्ठी होती है इनके पास पहुंच के वो सीधी हो जाती है, यानी जो गलत होता है वो भी दुरुस्त हो जाता है। और ये अल्लाह का खास करम होता है कि जब वो किसी को
इज्जत देना चाहे, किसी के वकार में इजाफा करना चाहे, किसी को वाकई एक बड़ी शख्सियत बना के साबित करना चाहे, तो फिर उसके गलत को भी वो दुरुस्त कर देता है, उसको सही कर देता है। तो ये क्रेडिट है। और साथ साथ ये जो मुआहिदा है उसका एक क्रेडिट वली अहद साहब को भी जाता है, प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को भी जाता है कि उन्होंने एक ही रात में फैसला कर लिया कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक न्यूक्लियर पाकिस्तान की सपोर्ट लें, हम अपनी सिक्योरिटी न्यूक्लियर पाकिस्तान के हवाले करें, फिर ही हम बच सकेंगे, वरना इसराइल हमारे ऊपर जो हमले कर रहा है ये आने वाले दिनों में मजीद खौफनाक होते चले जाएंगे। तो ये हमारे आज के वीला का आगाज था कि हमें एक शख्स को दाद देनी पड़ेगी, हमें उस शख्स का जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ़ करना पड़ेगा। और साथ साथ ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मनफी लहर दौड़ रही थी कि पाकिस्तान डिक्लाइन कर रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान जवाल पजीर है, हमें उस नेगेटिविटी से भी निकलना पड़ेगा और आज से ये फैसला करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला को खास करम है पाकिस्तान के ऊपर, और वो करम आने वाले दिनों में मजीद मटीरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मुआहिदा हुआ है इस पे इंडिया का क्या रद्द अमल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है, और क्या सऊदी अरब जो है वो अब एटमी ताकत बन गया पाकिस्तान के साथ मिलकर। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पिंजरे में बंद हो गया हूं। क्या वाकई इमरान खान साहब को पिंजरे में बंद कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी के आंसू निकल आए हैं, वो रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? और इसके साथ साथ यूई जो है वो भी सामने आ गया है सऊदी अरेबिया को देखते देखते। आने वाले दिनों में यूई के साथ भी पाकिस्तान का एक मुआहिदा होगा, क्या मुआहिदा हो सकता है ये भी आगे चल के बताएंगे। पोप जो है उन्होंने भी इस्लामी दुनिया की हमायत कर दी है। फिर इसके साथ साथ ये जो वली अहद ने फौरन मुआहिदा किया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। फिर पाकिस्तानी एटम बम सऊदी अरब के पास चला गया है जो दुनिया कह रही है, और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल के फैसलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। फिर सऊदी अरब में पहली मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और फिर पीटीआई क्यों मुखालफत कर रही है इस मुआहिदे की, और इसराइल क्यों परेशान है। ये सारी चीजें हमारे आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बड़े अरसे बाद सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। लोग वहां पे स्टेडियम्स के अंदर खड़े हैं, वहां पे लोग खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर सऊदी अरेबिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर पाक सऊदी अरेबिया तल्लुकात जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये बड़े अरसे बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। इससे पहले कुछ 70s की दहाई के अंदर जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का दौर था, फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था, उस वक्त पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारी इकॉनमी नीचे से नीचे चलती गई और फिर हमने जाहिर है भीख मांगना शुरू कर दिया था पूरी दुनिया से, तो उससे पाकिस्तान के वकार में बहुत कमी आई थी। अब दोबारा अल्लाह ताला ने को रहम किया है, को खास करम किया है कि पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। ये याद रखें कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 इस्लामी मुल्क बचे हैं जिनके पास एक तगड़ी फौज है और जो पूरी मुस्लिम उम्मा का डिफेंस कर सकती हैं, और इसीलिए इसराइल इन दोनों मुल्कों के खिलाफ है। वो चाहता है कि कोई ना कोई मुल्क इनके ऊपर हमला करके इनको कमजोर करे, ताकि इसराइल फिर इनको मजीद कमजोर कर दे, इनके ऊपर हमला कर दे। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और टर्की हैं, और ये दोनों मुल्क इस वक्त बहुत बड़ी डिफेंस लाइन है पूरी मुस्लिम उम्मा की। लिहाजा पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए और साथ साथ टर्की की हिफाजत करनी चाहिए। और जब ये दोनों मुल्क मिल जाएंगे तो आप देखिएगा ये कमाल ही कर देंगे। लेकिन क्योंकि इन दोनों मुल्कों के पास वो सरमाया नहीं है जिसकी इस स्ट्रेंथ के लिए जरूरत है, और वो सरमाया सिर्फ अरबों के पास है। अब अगर अरबों का सरमाया आ जाता है और टर्की और पाकिस्तान की सलाहियत आ जाती है, तो आप देखेंगे कि फिर ये वाकई एक बड़ी सुपर पावर बन के मुस्लिम उम्मा उभरेगी। फिर ये दूसरी बड़ी सुपर पावर होगी, एक साइड पे चाइना होगी, फिर ये इस्लामी वर्ल्ड होगी, फिर यूरोप और अमेरिका होगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया की तरफ से एक नगमा भी जारी किया गया, उस नगमे में भी पाकिस्तान का बार बार जिक्र किया जाता है, और ये ज्वाइंट एक नगमा है जो सऊदी अरेबिया के अंदर बना है। इसको बनाने वाले जो कंपनी है उसका नाम डेजर्ट बीट रिकॉर्डर्स है, और ये रियाद की कंपनी है, रियाद के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। और ये इन्होंने एक रिलीज किया है जो सऊदी अरब के अंदर भी इस वक्त बज रहा है और साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बज रहा है। और ये जो पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो भी आपके सामने, ये प्रोटोकॉल सब कुछ बता रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वो गोल्डन टाइम शुरू हो गया है जिसका जिक्र कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तकरीरों में किया करते थे। इस सारी सिनेरियो के अंदर इंडिया का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो अजीबो-गरीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से एक तो मुबारकबाद नहीं निकली और उनको साफ सूंघ गया, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखो जी हम सऊदी अरेबिया की गुलामी में चले गए। भाई अल्लाह का खुदा खौफी करो कोई। ये गुलामी कैसी है जिसके अंदर पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो हरमैत शरीफैन की सिक्योरिटी कर सकता है, वो मस्जिद नबवी की सिक्योरिटी कर सकता है, वो खाना काबा की सिक्योरिटी कर सकता है। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए या दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के लिए, किसी भी मजहब के हों। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या इजाज़ हो सकता है, इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि देखें जिन्होंने सऊदी अरब को पाकिस्तान बेच दिया। भाई पाकिस्तान बेचा नहीं है, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है कि ये हमसे ज्यादा तगड़ा है, और अगर ये है तो हम सब हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा है। साथ साथ इंडिया के अंदर से अजीबोगरीब सा रद्द-ए-अमल आया, जो इंडियन बहुत सारे तजियाकार हैं उन्होंने जो तस्वीर है
जिस तस्वीर में प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ वली अहद हैं और साथ ही वो एग्रीमेंट है जो उन्होंने अपनी छाती के साथ लगाया हुआ है, उसको टैग करके साथ मोदी से पूछना शुरू कर दिया कि मोदी साहब आपकी फॉरेन जो सर्विस है वो कहाँ चलेगी, आपकी सफारतकारी किधर चलेगी। साथ जयशंकर साहब जो है उनको बड़े जूते मारे जा रहे हैं और मोदी साहब से पूछा जा रहा है कि आप तो अपने आप को बड़ा फनियर समझते थे, आप ये समझते थे मैं काला नाग हूं, लेकिन उस काले नाग का जहर कहां चला गया है? ये पाकिस्तान ने तो बिल्कुल हमारे मुंह के ऊपर कालक मल के रख दिया है। तो अब बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेंड है एक कि जनाब मोदी साहब से पूछा जाए कि आप जो बहुत ज्यादा प्रवास कर रहे थे ऊंची, वो प्रवास किधर चली गई, आपके टायरों से हवा किसने निकाल दी है। साथ साथ मोदी साहब की एक तस्वीर बनाई गई है जिसके अंदर उनके आंसू हैं और वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही है और इंडिया में इतना ज्यादा ये ट्रेंडिंग कर रही है कि गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसा लगता है कि मोदी साहब इस मुआहदे के ऊपर बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी दिल गिरफ्तार है। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही इस वक्त मातम के फेज में चले गए हैं, दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सो फार सो आज जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे मुबारकबाद पेश करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इजाज है, बजाय इसके कि आप दोबारा मुखालफत करके लोगों की जो मुखालफत है उसे मूल ले लें। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा है फवाद चौधरी साहब की जो रिकमेंडेशन है बड़ी बड़ी जबरदस्त है, इसका ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के पास यूएई जो वो भी डट गया और आज वजारत खारजा यूएई की उन्होंने इसराइल को धमकी दी है कि अगर मगरबी किनारे पे कब्जा किया गया तो हम अपना सफीर वापस बुला लेंगे और अपने जो ताल्लुकात है इसराइल के साथ खत्म कर देंगे। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है यूएई की तरफ से। यूएई वो एक मुल्क था इस्लामी जिसने बाकायदा इसराइल के सफारत खाना खोलने की इजाजत दी थी और अपना सफीर इसराइल भिजवाया था और इन दोनों के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। आज भी बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो यूएई से उड़ती हैं, दुबई से उड़ती हैं और जाके इसराइल में लैंड करती हैं और इसराइली जो एयरलाइन है, इसराइली एयरलाइन उसका नाम है, वो भी यूएई के ज़मीन के ऊपर आती है, रोज़ाना फ्लाइट्स आती हैं। लेकिन यूएई बाकायदा डट गया और उसने कहा जी ये मगरबी किनारे वाला जो मामला है ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि मगरबी किनारा है क्या और इसका इशू क्या है। ये याद रखें कि ये मुसलमानों की वो बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है जिसके ऊपर सबसे पहले 1967 में इसराइल ने कब्जा किया था और उसके बाद जो गजा है दूसरी बड़ी बस्ती है जिसके ऊपर अब कब्जा किया जा रहा है। तो मुस्लिम उम्मा जो है मुझे लगती है डरती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि यूएई पाकिस्तान के साथ भी इसी टाइप का एक एग्रीमेंट करेगा जिस टाइप का सऊदी अरेबिया के साथ किया है। ये पूरी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान और टर्की के साथ दोनों मुल्कों के साथ खड़ी होगी और इनकी अफवाज को बाकायदा स्ट्रेंथन करेगी ताकि ये मुल्क इनकी हिफाजत कर सकें, मुस्लिम उम्मा की हिफाजत कर सकें। इसके साथ साथ पोप लियो जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड के, उन्होंने गजा के जो मुसलमान हैं उनकी हमायत कर दी है। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये बेसहारा लोग हैं जिनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है और मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। तो उन्होंने मुसलमानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ा डेंट है इसराइल पे कि पोप ने भी मुसलमानों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में ये खबर और बढ़ेगी और मुझे लगता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत आवाज़ें उठेंगी, अभी भी उठ रही हैं लेकिन आने वाले दिनों में बहुत आवाज़ें उठेंगी और इसराइल अल्टीमेटली अपने आप को तनहा पूरी दुनिया में महसूस करेगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज एक एप्लीकेशन भेजी है और ये एप्लीकेशन भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये एप्लीकेशन जमा हो गई है और ये जो दरख्वास्त है अलीमा खान साहबा के जरिए जमा करवाई गई है। इमरान खान साहब ने उसके अंदर कहा है कि मेरे लिए इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे, बल्कि उन्होंने कहा मेरे और मेरी अहलिया के लिए दरवाजे बंद हो गए। 772 दिनों से मैं कैद तन्हाई का शिकार हूं और जो मेरा कमरा है वो 9x11 का पिंजरा है, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया गया और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इस पिंजरे से निकालें। और साथ साथ उन्होंने कहा जी 300 से जायद मेरे ऊपर मुकदमात कायम किए गए जो बड़ी ज्यादती है और अगर आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर कोई फायदा नहीं आपकी अदालत का। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खास फैसला इसके ऊपर आ सकता है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ किया था या जो वो निज़ाम के सिस्टम के साथ कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 14 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के इश्तिहारात जारी हो गए। उन्होंने कहा जी अदालत में पेश हों और इनके खिलाफ 18 अक्टूबर 2025 तक इन्हें तलब किया गया और इनके खिलाफ 9 मई के जो वाकयात है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के केसेस हैं। इनमें उमर अयूब है, कवल शोजफ है, शेख राशिद शफीक है, अजीमुल्लाह है, जरताज गुल है, राय मोहम्मद मुर्तज़ा है, राय हसन नवाज है, मोहम्मद अहमद चट्ठा है, मोहम्मद जावेद हैं, शिबली फराज हैं, चौधरी आसफ अली है, चौधरी बिलाल इजाज है और शकील अहमद खान है और अशरफ खान है। इनको कहा गया है कि फौरी तौर पर 18 अक्टूबर 2025 तक अदालत के सामने पेश हों और अगर ये पेश नहीं होते तो फिर इनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाएगा कि इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने बहरहाल इनको इश्तिहारी करार देके इनके खिलाफ इश्तिहार जो है वो उन्होंने जारी कर दिया। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस है उसमें 2 गवाह सामने आए हैं। उन्होंने दोनों गवाह ने गवाही दी है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीवी ने जो एक बलगरी का हार था और पूरा सेट था उसके लिए हमें मजबूर किया था कि आप लो प्राइस दें। ये 2 गवाह जो हैं, एक वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब थे उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम इनामुल्लाह शाह है और जो दूसरे हैं वो प्राइवेट अप्रेजर है। अप्रेजर साहब जो है उनका नाम ज़ुहैब अब्बासी है और ज़ुहैब अब्बासी ने अदालत के सामने ये डिक्लेयर किया कि मुझे मजबूर किया गया था कि आप ये बलगरी सेट जिसकी कीमत 7.5 करोड़ है उसको 50 लाख रुपया डिक्लेयर करें कि
इसकी वैल्यू 50 लाख है। तो मैंने दबाव में आके इसकी वैल्यू 50 लाख डिक्लेयर की और मुझे ये धमकी दी गई थी कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और ये जो शुएब अब्बासी साहब हैं, ये बेसिकली जो सेक्शन ऑफिसर हैं, और ये सेक्शन ऑफिसर जो हैं, बल्कि इनका ये कहना है कि सेक्शन ऑफिसर है, मुझे मजबूर किया था, जो ज़ाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा था।